हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर में। बच्चों, अपन कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने सबसे पहले संख्या पद्धति से संबंधित कई सारी परिभाषाएं, संख्याओं के प्रकार, ठीक है, वो अपन ने एक वीडियो पहले बनाया जिसमें कि संख्याओं के प्रकार वगैरह और संख्या पद्धति के बारे में सारी चीज़ें उसमें बड़ी विस्तार रूप से बताई है, समझाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको वीडियो को देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अपन ने 1.1 प्रश्नावली पढ़ी है, उसको भी पूरा कर लिया है। 1.1 प्रश्नावली के सारे सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपन 1.2 प्रश्नावली लेते हैं संख्या पद्धति की, तो इसको शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो वो कर लीजिए, क्योंकि आगे के जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन वो तुम्हें मिल जाएंगे। और साथ में अपन सारी प्रश्नावलियों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं, ठीक है। कि जो ये कथन दे रखे हैं वो सत्य है या असत्य, इन चीज़ को बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन क्या है? तो यहाँ पे लिख देंगे कि हल कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। क्योंकि जो वास्तविक संख्या है, क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। क्योंकि जो वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। यह हम कह सकते हैं, यह कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा कथन है इसका कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां √m एक प्राकृत संख्या। संख्या रेखा क्या होती है? एक रेखा होती है जिस पर भी बीच में 0 होता है, इसके राइट साइड में प्लस वाली धनात्मक संख्याएं होती है और लेफ्ट साइड में माइनस वाली वो ऋणात्मक संख्याएं होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? और ये आगे तक चलती रहती है, इसको कहेंगे संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। तो अब ये क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप हो सकता है। प्रत्येक बिंदु का मतलब इस पर जितने भी बिंदु होते हैं वो पर √m, और m क्या है? इसने प्राकृत संख्या कही है। क्या कही है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या m कही है, तो प्राकृत संख्या के अलावा तो देखो संख्या रेखा पर 0 भी होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कथन असत्य है। कथन असत्य है। असत्य है क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि m केवल प्राकृत संख्या, तो क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी होती है। क्योंकि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या के अलावा शून्य, ऋणात्मक संख्याएं आदि भी विद्यमान होती है तथा प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो, यह संभव नहीं है। तथा प्रत्येक
बिंदु पर पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, यह संभव नहीं है। प्रत्येक बिंदु पर √m का रूप हो या पूर्ण वर्ग संख्या हो, संभव नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, इतना अपन लिख के इस पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला है, अगला इसका पहले का तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, हमने पहले सवाल में पढ़ा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है। ये तो सही है, क्योंकि ये भी कथन क्या, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन आप अगर उल्टा कहो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय होती है, तो वो कथन गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हो जाएगा कि कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। अपन उल्टा बोल रहे हैं, असत्य है। क्योंकि जो इसमें भी वही कारण आ जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो परिमेय भी तो हो सकती है ना। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः कथन असत्य है। ठीक है, इस प्रकार अपन इन कथनों की सहायता से, हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसकी सहायता से अपन इन कथनों को सत्य या असत्य सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले सवाल के 3 सवाल कंप्लीट हुए। हाँ बच्चों, तो इसका दूसरा सवाल देखिए 1.2 का दूसरा सवाल कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ये धनात्मक पूर्णांक हो गए के वर्गमूल। अब अगर इनका वर्गमूल लें तो वो क्या होता है? अपरिमेय। ये कह रहा है कि ये सारे क्या होने चाहिए? अपरिमेय। तो ये कथन है क्या, मतलब ये सत्य है क्या? नहीं है ना, क्योंकि चलो 2 3 5 ये तो अपरिमेय है, लेकिन 1 4 फिर √9 आएगा, वो तो परिमेय है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपन कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय होते हैं? नहीं, अपरिमेय नहीं होते। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होते। क्योंकि अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि जैसे मैंने सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल लिए, √1 √2 √3 √4 √5 √6 7 √8 √9 फिर आगे चल के। ठीक है, तो इसमें से जो अपरिमेय है, अपरिमेय धनात्मक पूर्णांक जो अपरिमेय संख्या है वो है √2 √3
√5 √6 ये तो है परिमेय है, लेकिन परिमेय भी तो है इसमें। तो परिमेय संख्या, परिमेय क्या हो गया धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 √1 1 √4 1 √9 ये क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, ठीक है। तो अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं। इतना लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सब ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये कथन गलत है। हाँ बच्चों, तो इसका तीसरा सवाल है 1.2 का कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके हल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। तो मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ इधर। तो यहाँ पे लिखना है कि पहले लिख लो कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो देखो ये मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ इधर। जैसे मैंने मान लो ये एक संख्या रेखा बनाती है। तो संख्या रेखा क्या होती है कि ऐसी कोई रेखा जिस पर संख्याएं निरूपित हो, उसको क्या कहेंगे, संख्या रेखा। इसके बीच में मैंने यहाँ 0 लिख दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके संख्याएं निरूपित कर दी। जैसे मैंने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5। ठीक है, इस प्रकार इधर भी ऐसा ही करनी है। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मैंने ये बीच में 0 कर दिया। उसके बाद इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5 और आगे जा रही है। इधर -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ये मैंने संख्या रेखा लिख दी। अब क्या करेंगे, अपन को √5 को निरूपित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से 0 से धनात्मक है तो 0 से 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर पे मैंने क्या किया है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री कोण अपन प्रकार से बनाना आते हैं तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से, प्रकार से, चांदे से, किसी से भी बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लो चांदे से बनाता हूँ, चंदे से, जो चंदे से प्रकार इसका कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। तो क्या करेंगे अपन, इस पर यहाँ रखेंगे ये चंदा और इसको मिलाएंगे और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना देंगे। सॉरी, 2 पे बनाना है ना अपन को, तो 2 पे ये, तो 2 पे ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा इधर ये, और इसको मिला देंगे इधर से। ठीक है, तो इधर से मैंने मान लो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया दिखता है। बोर्ड पे क्या है देखो, थोड़ा सा अपन को तरीका देखना है। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो 90 डिग्री का कोण हो गया। 90 डिग्री का कोण बिल्कुल सीधा होता है, ये अपन जानते ही हैं। अब 90 डिग्री का कोण तो ये बना दिया। अब अपन को क्या है कि 1 सेंटीमीटर का चाप काटना है। क्या काटना है, 1 सेंटीमीटर का चाप। तो देखो 1 सेंटीमीटर का ये चाप भर लिया और मैं 2 पर रखकर 1 सेंटीमीटर का चाप काट देता हूँ। ये मैंने चाप काट दिया ये। ठीक है, इसको मिलाना है अपन को इससे, किससे, बिंदु 0 से। तो मैंने ये मिला दिया इसको ये 0 से। ठीक है, ये मिला दिया। इसको नाम दे दो हमारे पास, ये A O A और ये B।
ठीक है, ये नाम दे दिया। अब देखो इसको ऊपर वाले को अपन मिटा सकते हैं, अगर पेंसिल से बना रहे हैं तो अपन को मिटा सकते हैं ये, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को केवल 90 डिग्री का कोण बनाना था, इसको मिटा सकते हैं और ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब अपन को √5 से निरूपित करना है, तो देखो इसकी लंबाई यहाँ से ये 2 हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इसकी लंबाई हो गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि प्रकार से OB का चाप भरेंगे, क्या भरेंगे, OB का चाप, ये OB का चाप, और OB का चाप भर के क्या करेंगे कि इसको यहाँ से और ऐसे इस पर चाप काटेंगे, ये जो संख्या रेखा है ना, इस पर चाप काटेंगे इससे, ये तो ये यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है। देखो मैंने ये जो इनके बिंदु थोड़े, ये तो 2 नंबर हो गया, ये हमारा A हो गया, और ये जो चाप कटा है इसको C बिंदु दे देता हूँ मैं, ठीक है। इस चाप को अपन को इसी से मिलाना है, पेन से, जैसे मैं ये इसे एक को भी यहाँ से हटा दो, 1 सेंटीमीटर ये यहाँ लिख दो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये आया OC, तो ये देखो, अब ये देखो, अब पाइथागोरस प्रमेय अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कई बार पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, नीचे वाली बेस वाले आधार, और उसके जो कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो इसमें देखो कर्ण स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, और इससे अपन अगर ज्ञात करें तो देखो OB का जो स्क्वायर है वो OA स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो OB बराबर क्या आ जाएगा, OA हमने 2 माना है तो 2 का स्क्वायर प्लस इसको 1 माना है तो 1, और ये 4 प्लस 1 OB स्क्वायर बराबर, तो OB स्क्वायर बराबर आ गया 5, और OB बराबर आ गया √5। तो OB बराबर √5 आ गया, ये अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से पता कर लिया, ठीक है। और इस OB को ही अपन ने आगे चाप से काटा, तो ये जो OC है ये भी कितना है, √5। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर OB अलग अलग लिख दो, चलो OA बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 सेंटीमीटर, तो OB और OC बराबर कितना आ गया, √5 सेंटीमीटर कह दो इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास OB बराबर OC √5 आ गया। तो इस प्रकार अपन संख्या रेखा पर प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, √5 को। अब जो ये बिंदु आया ना, ये वाला, ये हमारा क्या है, √5 संख्या रेखा पर। तो इस तरीके से अपन √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं कि √5 जो पॉइंट है या √5 नंबर की जो संख्या है वो संख्या रेखा पर किसके बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो √5 आएगा, ठीक है। तो इस तरह अपन संख्या रेखा पर कोई भी जो संख्या है उसको अपन संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 पूरा हुआ, ठीक है। हाँ बच्चों, अब इसका चौथा सवाल है, लास्ट सवाल, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। मतलब ये एक्टिविटी है, एग्जाम में ऐसे एक्टिविटी आती नहीं है बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन ये हमें सवाल दिया हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि इसको एक्टिविटी को कैसे करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अपन कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिकल करके इसका। तो ये सवाल है कि क्रियाकलाप है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि, मतलब वर्गमूल सर्पिलाकार स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना करनी है अपन को, इसका स्क्वायर रूट स्पाइरल की। तो इसके संकेत अपन किताब में बहुत अच्छा एक दे भी रखा है कि इसको किस तरीके से करना है, वो अपन आप देख सकते हैं, किताब में लिखा हुआ है। लेकिन अपन इसको करते कैसे हैं, तो इसकी देखो रचना करनी है अपन को, हल। तो वर्गमूल सर्पिला की रचना, वर्गमूल सर्पिल की रचना,
रचना करो। इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर की इधर लाइन बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये बिंदु O है और इस O बिंदु से मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन बना रहा हूँ। मैं अब देखो एक की नहीं बना रहा, मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ बोर्ड पे तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन तुम्हें ये 1 सेंटीमीटर की बनानी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की, जैसे मैंने मान लो ये एक लाइन बना दी 1 सेंटीमीटर की, तो और इसका नाम दे दिया OP और ये 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इस P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा। क्या करूँगा, 90 डिग्री कोण। तो 90 का तुम प्रकाश से भी बना सकते हो और चांदे से भी बना सकते हो, ठीक है। तो जिससे भी आप चाहो उससे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ मैं इस पर, ये 90 डिग्री का कोण ये बन गया, ठीक है। पॉइंट लगा दिया और उसको मिलाना है। अब 90 डिग्री का कोण अपन को ऊपर तक नहीं बनाना, कहाँ तक बनाना है, एक केवल 1 सेंटीमीटर तक बनाना है। तो मैंने जितनी बड़ी ये खींची है उतनी ही मैं यहाँ पे ये खींच लेता हूँ 1 सेंटीमीटर की, मतलब जैसे इसको मिलान तो इससे करना है, लेकिन मेरे को 1 सेंटीमीटर तक खींचना है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये 90 की सीध में है, तो मैंने ये 1 सेंटीमीटर का ये खींच लिया। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। क्या बन गया, ये 90 डिग्री कोण। 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन कि इसको इससे मिला देंगे O को, और इसका नाम दे दिया P1। इसका नाम क्या दे दिया, P1, और इस P1 को इस O से मिला दीजिए। तो ये मैंने मिला दिया ये वाला, ठीक है। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से अपन यहाँ लिख भी सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखो OP मतलब जो ये विकर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, जो पाइथागोरस प्रमेय से जो OP1 है वो क्या हो जाएगा, अंडर OP स्क्वायर प्लस PP1 स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो OP1 बराबर क्या हो गया, देखो ये भी 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, तो OP1 क्या हो गया, 1 + 1 बराबर √2। तो ये क्या हो गया, √2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन आगे की प्रक्रिया, ये जो OP आया है इस पर भी अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण अपन बना सकते हैं। देखो यहाँ से ये लिया, इसको चांदे को यहाँ रखा और ये किया, और ये 90 डिग्री का कोण बन गया ये वाला, मतलब P1 बिंदु पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको अपन स्केल से मिला देंगे। स्केल से वही 1 सेंटीमीटर बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर मैंने इसकी सीध में लिया और ये 1 सेंटीमीटर का मैंने ये 1 सेंटीमीटर ये खींच दिया, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। इसको नाम दे दिया मैंने P2। क्या दिया, P2, P1 P2। और P2 को भी क्या कहाँ से मिला देंगे, O से। कहाँ से मिला देंगे, O से, ठीक है, ये O से। तो अब देखो √2 ये और 1 ये, तो √2 का 4 और 1 ये 5, तो √3 मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा √3। इसका मान क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, वापस यही प्रक्रिया बार बार करेंगे। इस पर फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। देखो ये 90 डिग्री का कोण मैं चांदे से बना सकता हूँ इस पर ये, और इसको भी वही 1 सेंटीमीटर तक मिलाना है। तो 1 सेंटीमीटर मिला दिया, 1 सेंटीमीटर मिलाएंगे इसको यहाँ से, ये 1 सेंटीमीटर मिला दिया मैंने ये, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मिला दिया। और ये जो P3 बिंदु आया है, P3, इसको भी क्या मिला देंगे, बिंदु O से ये। तो देखो ये √2 √3 और अब ये हो जाएगा √4, और ये सब 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। √4 कैसे हो जाएगा कि देखो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 बराबर √4। √4 को 2 भी लिख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अपन बार बार दोहराते रहेंगे जब तक कि ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। अब अपन ये सारे देखो 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
तो ये 90 डिग्री का कोण ये चांदा लगा दिया और इस पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया ये, ठीक है। और इस पर वही 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो 1 सेंटीमीटर की रेखा इसको मिलान कर दो और यहाँ से खींच दो 1 सेंटीमीटर, ये वाली यहाँ से ये आ गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अपने वापस ये P4 आ गया, P4 बिंदु, और इसको मिला दो O से, ठीक है। ये O से ये आ गया √2, 3 और ये 4, ये 5 √ आ गया ये 5, ठीक है। ये प्रक्रिया अपन बार बार दोहराते रहेंगे जब तक कि ये पूरा गोला यहाँ तक नहीं आ जाता, ठीक है। और ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, जैसे ये √1 है, √1 कहो या 1 को √1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक चलती रहेंगे, ठीक है। अपन यहाँ लिख भी सकते हैं कि OP, जहाँ OP बराबर √1 कहो या 1 कहो, बात सही है, एक ही है। फिर OP1 बराबर √2, OP √1, OP √2, OP2 आया √3, OP4 आया OP3 आया √4, ठीक है। OP4 आया √5, ऐसे ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसको P17 तक, अभी तो ये P4 आया ना, ये इनके बिंदु, ठीक है। ये इसको P17 तक बनाया जा सकता है। कहाँ तक? इसको P17 तक बनाया जा सकता है। ये एक एक्टिविटी है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, लेकिन इसको अपन बनाना आना चाहिए कि ये आई कैसे, ठीक है। तो इस तरह अपन ये 1.2 का सवाल नंबर जो 4 था क्रियाकलाप वाला, ये पूरा होता है। इस प्रकार अपन ये वर्गमूल सर्पिलाकार आकृति की रचना करते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 पूरा हुआ। इसको अपन आगे यही प्रक्रिया आगे तक अपन दोहरा सकते हैं, तो ये हमारे पास आसानी से बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपने 1.2 प्रश्नावली पूरी हुई, और आशा है इसको तुम अच्छी तरीके से ध्यान से देखोगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।